हाँ, तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जो भैया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लगभग 99% या आप 100% फिक्स होता है। मतलब आपके 12th इंग्लिश में यही एक ऐसा टॉपिक है ना जो फिक्स है कि हाँ यही आएगा। ये कोई भी टीचर बता सकता है कि हाँ ये वाला सेंट्रल आइडिया पढ़ लो, यही पूछा जाएगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश 2025 के टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को। अगर आप इन 3 सेंट्रल आइडिया को पढ़ के जाओगे ना, आपका 4 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा 12th इंग्लिश में। क्योंकि सेंट्रल आइडिया एक ऐसा टॉपिक है जो सभी लोग जानते हैं कि हाँ आप 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लो, जैसे माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट एंड ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बस इन तीनों को पढ़ लो, 4 नंबर आपका कंप्लीट है। और इंग्लिश में यही एक ऐसा टॉपिक है ना जो 100% फिक्स होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस इन 3 सेंट्रल आइडिया को पढ़ के जाना, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे जैसा मैं बताने वाला हूं। तो चलिए माहौल बदल देते हैं क्योंकि टाइम वही है, एग्जाम पास में है। देखो, सबसे पहला हमारा जो सेंट्रल आइडिया है इसका नाम है माई मदर एट 66। अब आपको ये तो पता ही है ना कि सेंट्रल आइडिया इंग्लिश के पोएट्री से पूछा जाता है। तो माई मदर एट 66 यानी कि मेरी 66 साल की माँ, मतलब मेरी 66 साल की माँ। अब आप खुद ही सोचिए, जो माँ 66 साल की हो गई है वो थोड़ी सी बूढ़ी तो हो ही जाएगी। तो वही कमला दास जी ने लिखा है माई मदर एट 66, एक चैप्टर है। तो उसी का सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है जो केंद्र विचार होता है, जो केंद्रीय विचार होता है ना। आखिर इस कविता में कहा क्या गया है, किस पर ज्यादा जोर दिया गया, वही आपको इसमें लिखना होता है। चलिए हम खूब अच्छे से पढ़ते हैं ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए बिल्कुल टॉपिक। देखो, दो यद्यपि एगेइंग, एगेइंग का मतलब होता है उम्र का बढ़ना या बुढ़ापा। इज है ये नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया। एट फिर भी, द फियर डर, आप सेपरेशन बिछड़ने का। फ्रॉम योर लव्ड, फ्रॉम का मतलब से, योर लव्ड अपने प्रिय, एंड नियर वंस और अपने प्रिय जनों से। इज है बेरी बहुत पेनफुल दर्दनाक। मतलब कहा जा रहा है कि दो एगेइंग इज ये नेचुरल प्रोसेस, ये हालांकि बुढ़ापा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो आज 14 ईयर का है कल वो 20 का होगा, जो 20 का है वो 30 का होगा, जो 30 का है वो 50 का होगा, और जो 50 का है वो बूढ़ा जरूर होगा भाई। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल, फिर भी अपनों और अपने प्रियजनों से अलग होने का डर बहुत दर्दनाक होता है। मतलब देखो, जब एक लड़की जो है अपने माँ को जब छोड़ के जाती है ना विदाई के समय, तो लड़की के अंदर पता नहीं क्या क्या चल चल रहे होंगे कि यार मैं अभी तक यहीं पे अपने घर में थी, आज मैं सबको छोड़ के जा रही हूँ। तो वो जो दर्द है ना वो वही लड़की समझ सकती है। तो वही चीज यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि अपनों को और अपने प्रियजनों को ना, उनसे बिछड़ने का जो दर्द होता है वो बहुत दर्दनाक होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द पोएम, ये कविता टॉक्स अबाउट, बताती है अबाउट के बारे में, द फीलिंग भावना, ऑफ लोनलीनेस, लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन की, दैट जो एज्ड पीपल मतलब वृद्ध लोग एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं, एंड और द फीलिंग, और उस भावना को भी बताती है, ऑफ गिल्ट अपराध के, व्हिच जो दियर ऑफ स्प्रिंग उनकी संतानें, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतानें, एक्सपीरियंस अनुभव करती हैं, फॉर नॉट नहीं, बीइंग होने एबल समर्थ, टू बी विथ देयर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, इन देयर ओल्ड एज यानी कि उनकी वृद्ध अवस्था में। देखो भैया, ये जो लाइन है ना काफी लॉन्ग है, यहां से लेकर यहां तक हो गई है, लेकिन इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो, द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज पीपल एक्सपीरियंस। मतलब ये कविता हमें उस अकेलेपन की भावना को बताती है, दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस, जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, एंड और द फीलिंग ऑफ गिल्ट, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है, व्हिच जो दियर ऑफ स्प्रिंग उनकी संतानें एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल
टू बी विथ देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, जो उनके बच्चे अपने बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ ना रह पाने के कारण जो आपराधिक भावना का अनुभव करते हैं वो भी हमें ये बताती है। मतलब बहुत प्यारी लाइन है ये। क्या क्या कहा जा रहा है उसको आप मतलब इसकी गहराई को अगर देखेंगे ना तो बहुत कुछ इसमें छिपा हुआ है इन्हीं 6-7 लाइनों में। मतलब ये कविता हमें उस अकेलेपन की भावना को बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं। जो बूढ़े लोग हैं ना वो हमेशा खुद को अकेला महसूस करते हैं कि मेरा यहाँ कोई नहीं, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है जो उनकी संतानें अपने माता पिता के साथ उनके वृद्ध अवस्था में उनके साथ ना होने पर अनुभव करती हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपने माता पिता के वृद्ध अवस्था में उनके साथ नहीं रह पाते, कुछ लोगों की मजबूरी होती है और कुछ लोग जानबूझकर नहीं रहते, सब अलग अलग होते हैं भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। द पोएम, ये कविता आल्सो एक्सप्लोर्स, वो जो है पता लगाती है द फीलिंग, भावना को, आप मेलनचोली, मेलनचोली का मतलब होता है उदासी, एंड पेन और दर्द की भावना को, दैट जो ये डॉटर, एक लड़की, एक पुत्री, डॉटर का मतलब पुत्री होता है लेकिन लड़की आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव करती है, व्हाइल जब लिविंग हर मदर, जब वो अपने माँ को छोड़ के जाती है, ऑल बाय हरसेल्फ, खुद, एट ये राइप ओल्ड एज, यानी कि अपनी माँ की वृद्ध अवस्था में। तो ये कविता, इस कविता में उदासी और दर्द की भावनाओं का भी पता लगाया गया है जो एक बेटी को अपनी माँ को अकेले छोड़कर बुढ़ापे में अनुभव होती है। मतलब एक बेटी, मैंने बताया कि वो जब उसकी शादी हो जाती है ना तो वो क्या करती है कि अपनी माँ को छोड़ के, अपने पिताजी को, मतलब अपने पूरे फैमिली को छोड़ के चली जाती है। तो इस कविता में उस उदासी और दर्द की भावना को भी बताया गया है ना जो एक लड़की अपने माता पिता के वृद्धावस्था में उनको छोड़कर जाने पर अनुभव करती है। उनको जब छोड़ के जाती है ना तब वो अनुभव करती है। तो उस भावना को भी यहाँ पे बताया गया। थोड़ा इमोशनल कहानी था, हम भी इमोशन में बह गए। चलो फिर से एक बार देखते हैं, क्योंकि हमें बहना नहीं है, हमें इस बोर्ड एग्जाम से लड़ना है। ठीक है, इमोशंस भी आएंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है तो आप आदमी है ही नहीं। ठीक है, रोबोट है। तो माई मदर इज 66, एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। देखो, अब मैं एक एक वर्ड को नहीं बताऊंगा, लाइन बाय लाइन। देखो, दो एगेंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। हालांकि बुढ़ापा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, फिर भी अपने प्रियजनों से और अपनों से बिछड़ने का जो डर है बहुत दर्दनाक होता है। द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज पीपल एक्सपीरियंस। ये कविता हमें उस अकेलेपन की भावना को बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं। एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट व्हिच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विथ देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। और उस आपराधिक भावना को भी बताती है जो उनके बच्चे अपने माता पिता के बुढ़ापे में उनके साथ ना होने पर अनुभव करते हैं। The poem also explores the feeling of melancholy and pain that a daughter experiences while leaving her mother all by herself at a ripe old age। और ये कविता हमें उस उदासी और दर्द की भावना को भी बताती है, उसका भी पता लगाती है जो एक बेटी को अपनी माँ को अकेले छोड़कर बुढ़ापे में जाने पर अनुभव करती है, जब वो अपनी माँ को छोड़ के जाती है। चलो, फर्स्ट वाला हो गया। चलो सेकंड पे चलते हैं हम लोग। कीपिंग क्वाइट, दूसरा सेंट्रल आइडिया हमने लिया है। होप कि आप सभी को समझ में, आई होप कि आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, आना चाहिए। बहुत अच्छी सी कविता थी और उसका सेंट्रल आइडिया भी बहुत प्यारा था। तो एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर हमारे बुक में दूसरी तरह से दिया है। देखो, जो आपके बुक में दिया है आप उसी को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है जो मैंने बताया वही लिखें। जैसे अलग अलग बुक आप यूज करते हैं तो उसमें अलग अलग दिया रहेगा, आप किसी को भी लिख सकते हैं, सब सही है अपनी जगह पे। ठीक है, चलो। कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, हमेशा शांत रहना। देखो, इन कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट में द पोएट कवि डिमांड्स, मतलब मांग करता है या जोर देता है, द नेसेसिटी, आवश्यकता की, आप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। क्वाइट का मतलब होता है शांत, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, मतलब शांत रहना। जो कीपिंग क्वाइट है इसमें कवि शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है। ठीक है, मतलब वो कहता है शांत आत्मनिरीक्षण में आप लोग रहें। आगे देखो, मैन सेक्शन, मनुष्य के कार्य, हिज रस, उसकी जल्दबाजी, एंड हरी। ठीक है, उसकी वो हिज रस, उसकी भाग दौड़, एंड हरी, उसकी जो जल्दबाजी है ना, हैव ऑलरेडी, उसने पहले से ही, कॉज्ड, पैदा कर दिया, मच चाओज, चाओज का मतलब होता है अराजकता, एंड ट्रबल, और परेशानी, इन द वर्ल्ड, संसार में।
यानी कि मनुष्य के कार्य, उसकी भाग दौड़ और उसकी जल्दबाजी ने ना पहले से ही दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। मतलब कोई भी काम बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, आप सभी को पता है। तो हमेशा पैशंस के साथ कोई काम करो। जल्दबाजी का काम आपको नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर लोग गलत कदम उठा लेते हैं। तो वही कहा गया है, मैन सेक्शन हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज्ड मच चाउस एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड। यानी कि मनुष्य के कार्य, उसकी हड़बड़ी और उसके जल्दबाजी ने पहले से ही दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। ठीक है। नाउ बट नाउ अब इट इज द टाइम, ये वो समय आ गया है, व्हेन जब ही शुड टेक, उसे लेना चाहिए ये पॉज, मतलब रुकना चाहिए। तो अब समय आ गया है जब उसे रुक जाना चाहिए, उसे विराम लेना चाहिए। ठीक है। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ही शुड डू, उसे करना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्म निरीक्षण, उसे आत्म निरीक्षण करना चाहिए। स्टिलनेस, शांति, डस नॉट मीन, इसका मतलब नहीं है टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता। मतलब शांति का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। ऐसा मत समझे जो शांत बैठा है वो निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो तूफान के पहले की शांति हो। ठीक है। तो वही कहा गया है, स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, मतलब शांति का मतलब पूरी तरह निष्क्रियता नहीं है। ऐसा मत समझो जो शांत बैठा है वो निष्क्रिय है। नो, ये आपकी गलतफहमी है। स्टिलनेस मतलब स्थिरता या शांति, एंड साइलेंस और मौन विल हेल्प, वो सहायता करते हैं मैन, मनुष्यों का, इन क्रिएटिंग, उत्पन्न करने में। ये फीलिंग एक भावना आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ की, एमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव मनुष्यों में। मतलब शांति और मौन मनुष्यों को मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेगा। अगर आप लोग शांत रहेंगे और मौन रहेंगे ना, तो ये हम मनुष्य और हम मनुष्यों के बीच जो है आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपसी समझ, ठीक है, की भावना को पैदा करने में मदद करेगा। तो इनके कहने का मतलब है हमें शांत रहना चाहिए, कीपिंग क्वाइट, हमेशा शांति बनाए रखो। शांत रहकर जो काम किया जा सकता है वो काम लड़ाई झगड़े करके नहीं किया जा सकता। चलो फिर से इसको देखते हैं एक बार, बहुत प्यारा सा ये भी है, तो देखेंगे। देखो, कीपिंग क्वाइट, इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कीपिंग क्वाइट में कवि जो है, ठीक है, कवि शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है। मैन सेक्शन हिज रस एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज्ड मच चाउज एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड, यानी कि मनुष्य के कार्य, उसकी भाग दौड़ और जल्दबाजी ने पहले से ही दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक ए पॉज, अब वो समय आ गया है जब उसे रुकना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, शांति का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यानी कि शांति और मौन मनुष्यों को मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेगा। ठीक है। चलो, ये भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट। चलो तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, देखो इनको हल्के में मत लेना कि सर जी ने बताया, हमने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ये गलत फहमी है। जो चीजें हम आपको बताते हैं एग्जैक्टली बताते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो, और इस बार हम फोड़ के आए 99। ठीक है। चलो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की एक चीज, सुंदरता की एक चीज। देखो इसमें यही कहा गया है कि भाई जो सुंदरता है ना वो हमेशा नहीं रहती है, इसलिए अपने मन को, अपने दिल को हमेशा साफ रखो, क्योंकि सुंदर होने से ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है। चलो, किसी ने मुझे भी कहा है कि सुंदरता जो है, सुंदरता का मतलब कुछ और भी होता है, सिर्फ चेहरे से सुंदरता नहीं होती। चलो, द सेंट्रल आइडिया, यानी कि केंद्रीय विचार जो है ऑफ द पोएम, कविता के लाइज, लाइज का मतलब निहित है इन द वेरी ओपनिंग लाइन, यानी कि पहली पंक्ति में ही ऑफ द पोएम, पोएम के ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी में, मतलब कविता का जो सेंट्रल आइडिया है ना वो कविता की पहली पंक्ति में ए थिंग ऑफ ब्यूटी में ही निहित है। आप ए थिंग ऑफ ब्यूटी लाइन को सुनने से ही आपको पता चल चुका होगा आखिर इसमें कहा क्या गया होगा, आखिर इसका सेंट्रल आइडिया होगा क्या। ठीक है। क्या कहा जाता है, देखो, एनी ब्यूटीफुल, एनी कोई ब्यूटीफुल सुंदर ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु
इज ऑलवेज वो हमेशा ट्रिजर्ड संजो कर रखी जाती है इन आवर माइंड हमारे मस्तिष्क में। यानी कि कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा हमारे मन में संजो कर रखी जाती है बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स ये प्रदान करती है अस हमें इटर्नल मतलब इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत एंड एवरलास्टिंग और चिरस्थायी जॉय आनंद। ठीक है, यानी कि क्योंकि ये हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करती है। कोई भी सुंदर वस्तु है अगर आप लोग देखेंगे ना तो एक बार मन जरूर कहेगा यार कितना सुंदर था वो, कितनी सुंदर चीज थी। ठीक है, तो वो हमारे दिमाग में संजो कर रखी जाती है और वो हमें एक शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करती है। ठीक है, लेकिन सुंदरता ज्यादा दिन तक नहीं रहती भाई, क्योंकि सुंदर चीज जो है उसे कभी ना कभी तो फेड होना ही है। चलो, द हैप्पीनेस मतलब वो खुशी। ठीक है, दैट जो एनीथिंग ब्यूटीफुल कोई भी सुंदर प्रोवाइड्स प्रदान करती है नेबर फेड वो कभी नहीं इनटू नथिंगनेस वो कभी शून्य नहीं होती बट लेकिन मल्टीपल मैनीफोल्ड कई गुना बढ़ जाती है व्हेन एवर जब कभी भी इट रिटर्न्स वो वापस आती है टू आवर माइंड हमारे मस्तिष्क में। यानी कि कहा जा रहा है द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, यानी कि कोई भी सुंदर वस्तु जो खुशी प्रदान करती है नेबर फेड इनटू नथिंगनेस वो कभी समाप्त नहीं होती मतलब कभी वो शून्य नहीं होती बट मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड व्हेन एवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, लेकिन जब भी वो हमारे मन में वापस आती है वो कई गुना बढ़ जाती है। आगे देखो, ब्यूटी सुंदरता इन व्हाट एवर फॉर्म वो किसी भी रूप में इट में बी फाउंड पाई जाए इज है एन इटर्नल एक शाश्वत जॉय आनंद टू ह्यूमंस मनुष्यों के लिए। मतलब सौंदर्य ब्यूटी चाहे वो किसी भी रूप में पाई जाए वो मनुष्य के लिए शाश्वत आनंद है बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स ये प्रदान करती है ह्यूमंस मनुष्यों को द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि निरंतर अवसर टू रिफ्लेक्ट आकर्षित करने के लिए ऑन दैट ब्यूटी उस सुंदरता को, क्योंकि ये मनुष्यों को उस सौंदर्य पर चिंतन करने का निरंतर अवसर प्रदान करती है व्हिच जो स्टैंड्स खड़ा है इन सच स्टार कॉन्स्टेंट। ठीक है, टू द डिजेक्शन। ठीक है, यानी कि जो हमारे इज सच स्टार कॉन्स्टेंट जो बिल्कुल विपरीत है टू द डिजेक्शन निराशा के। ठीक है, डिजेक्शन का मतलब होता है शायद निराशा ही होता है। ठीक है, मोनोटोनी। ठीक, डिजेक्शन का मतलब होता है शायद उदासी। ठीक है, मोनोटोनी यानी कि एकरसता एंड अगलीनेस और कुरूपता के ऑफ आवर एवरीडे लाइफ्स हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो वही कहा गया है कि व्हिच स्टैंड्स इन सच स्टार कॉन्स्टेंट टू द डिजेक्शन मोनोटोनी एंड अगलीनेस ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन की उदासी एकरसता और कुरूपता के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, मतलब आपको हमेशा ब्यूटी जो है मतलब कहा जा रहा सुंदर वस्तु जो है ना वो हमेशा संजो कर रखी जाती है। चलो इसको एक बार मैं फिर से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। ए थिंग ऑफ ब्यूटी सौंदर्य की सुंदर वस्तु या सुंदरता की चीज। ठीक है, देखो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लाइज इन द वेरी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि इस कविता का सेंट्रल आइडिया कविता की पहली पंक्ति ए थिंग ऑफ ब्यूटी में ही निहित है, उसमें ही समाहित है। एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रिजर्ड इन आवर माइंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय, मतलब कोई भी सुंदर चीज हमेशा हमारे मन में संजो कर रखी जाती है क्योंकि वो हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करती है। द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स नेवर फेड इनटू नथिंगनेस बट मल्टीपल मैनीफोल्ड व्हेनेवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, मतलब द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, यानी कि कोई भी सुंदर वस्तु जो हमें खुशी प्रदान करती है नेबर फेड इनटू नथिंगनेस वो कभी समाप्त नहीं होती वो कभी शून्य नहीं होती बट मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड व्हेनेवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, लेकिन जब भी ये हमारे दिमाग में हमारे मन में वापस आती है वो कई गुना बढ़ जाती है। आगे देखो, ब्यूटी इन व्हाट एवर फॉर्म इट मे बी फाउंड, सुंदरता वो किसी भी रूप में पाई जाए इज एन इटर्नल जॉय टू ह्यूमंस वो मनुष्यों के लिए शाश्वत आनंद है बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स ह्यूमंस द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट ब्यूटी, क्योंकि ये मनुष्य को उस सौंदर्य पर चिंतन करने का निरंतर अवसर प्रदान करता है which stands in ये सर्च in such stark contrast to the dejection monotony and ugliness of our everyday lives, क्योंकि जो हमारे दैनिक जीवन की उदासी एकरसता और कुरूपता के बिल्कुल विपरीत होता है। बस भैया यही आपका होगा तीसरा वाला और सबसे प्यारा वाला सेंट्रल आइडिया।
तो आज हमने आपका क्लास 12 इंग्लिश में पूरे 4 नंबर कंप्लीट कराए। तो आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको क्लास ऐसे ही रेगुलर मिलते रहे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा आपको ये क्लास, अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।